हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। और आज हम पशु कारिकी या फिजियोलॉजी के अंतर्गत रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से हम आज सबसे हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है नर जनन अंग या नर जनन तंत्र। तो चलिए जल्दी से इसको कवर करते हैं। नर जनन अंग में वृषण प्रमुख अंग है। देखिए, ये जो है, ये बुक, आपका जो बुक है ये है ना, इस बुक में ये दिया हुआ है, ठीक है। ये बुक में दिया हुआ है, बट बुक को आप पढ़िएगा। मैं इसको डिटेल से अपने लैंग्वेज में, अपने भाषा में, अपने तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद इसमें भी कवर करेंगे। पहले मेरे को जो बताना है वो मैं पहले बताता हूँ। तो देखते हैं नर जनन अंग में सबसे पहले हम देखते हैं वृषण प्रमुख होता है। वृषण किसको बोलते हैं, अब इसको भी कवर करके चलते हैं। वृषण किसको बोला जाता है, तो ये देखिए, ये जो दिख रहा है ना, ये भाग, ये कहलाता है वृषण, ठीक है। ये कहलाता है वृषण, ठीक है, वृषण, है ना। वृषण का कार्य शुक्राणु तथा हार्मोन्स का उत्पादन करना, ठीक है। वृषण का कार्य क्या होता है, शुक्राणु तथा हार्मोन्स का उत्पादन करना होता है। वृषण की लंबाई 10 से 16 सेंटीमीटर होती है तथा इसका व्यास जो होता है वो 5 से 8 सेंटीमीटर होता है। वृषण के चारों ओर उपस्थित थैलीनुमा संरचना को वृषण कोश या स्क्रोटम कहलाती है। वृषण कोश, ये थैलीनुमा संरचना जो आपको दिख रही है यहाँ पास, ये चारों ओर से ये थैलीनुमा संरचना जो है, थैलीनुमा संरचना, इसको ये देखो, ये कवर किया हुआ भाग है, वृषण कोश कहलाता है, ठीक है। और ये जो वृषण कोश होता है, इसका टेम्परेचर जो होता है, ये शरीर तापक्रम से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। और वृषण कोश का काम क्या होता है, वृषण का रक्षा करना, चोट से या लगने से बचाना। और दूसरा चीज़ होता है कि ये जो वृषण होता है, ये इसका एक काम ये भी होता है, ये टेम्परेचर मेंटेन करना, ठीक है। साथ में ये जो वृषण होता है, वृषण का काम होता है हार्मोन्स का, वृषण का काम होता है हार्मोन्स का उत्पादन करना। वृषण कोश उसको ढक करके रखता है, ठीक है ना। स्क्रोटम उसी को हमने बता दिया, धक्कों से बचाता है ये, ठीक है, तथा ताप नियंत्रित करता है। वृषण का तापक्रम शरीर के तापक्रम से कम होता है, ठीक है। उसके बाद से आपको जानना है नर जनन तंत्र के अंगों में से और कौन कौन से आते हैं। नर जनन तंत्र के अंगों में से आते हैं, देखिए यहाँ पर नर जनन तंत्रों के सहायक अंगों में से एपिडिडिमिस आती है, शुक्रवाहिनी आता है, शुक्राशय आता है, स्क्रोटम ग्रंथि आते हैं, मूत्र मार्ग आता है और लिंग आता है। ये सभी चीज़ आते हैं। तो चलिए अब हम इसको कवर करते हैं। इसके पहले हम ये देखेंगे वृषण का कार्य जो होता है वो क्या होता है, शुक्राणु का उत्पादन करना और हार्मोन्स का उत्पादन करना होता है। हार्मोन्स कौन सा, टेस्टोस्टेरॉन और बहुत सारे हार्मोन्स हैं, लेकिन ये जनन तंत्र से संबंधित है, तो ये टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स उत्पादन करता है वृषण जो होता है, ठीक है। और सहायक लैंगिक अंग जो होते हैं वो उसमें अधिकायत है, एपिडिडिमिस भी कहते हैं इसको। यह लंबी टेढ़ी मेढ़ी नलिका होती है जिसकी लंबाई क्या होती है पशु में, सुनो, इस भाषा में नहीं, इसकी लंबाई एपिडिडिमिस जो होती है ये इसके अंदर में पाया जाता है, ये इसके अंदर में एपिडिडिमिस पाया जाता है। और ये जो एपिडिडिमिस होता है ना, ये कुंडलाकार रूप संरचना में होता है, बहुत घिरा हुआ मुड़ा हुआ संरचना में होता है। और ये इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है, इसके अंदर पाया जाता है, बहुत घिरा हुआ मुड़ा हुआ संरचना होता है। ये पाइपनुमा जैसा संरचना होता है एपिडिडिम, ठीक है। ये देखो, ये जो दिख रहा है ना, ये लिखा है एपिडिडिमिस लिखा है। और इसकी लंबाई जो होती है 130 फीट होती है। ये बुक में नहीं मेंशन है, मैं बता रहा हूँ, मेरे को ये चीज़ जानकारी है। 130 फीट होती है इसकी लंबाई, होती है 130 फीट होती है, छोटी आंत के बराबर होती है एपिडिडिमिस। यहाँ एपिडिडिमिस के अंदर होता क्या है, एपिडिडिमिस के अंदर जो होता है वो शुक्राणु परिपक्व होता है, याद रखना। शुक्राणु उसके अंदर में क्या होता है, परिपक्व, मेच्योर होता है एपिडिडिमिस के अंदर में, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एपिडिडिमिस का काम क्या होता है, शुक्राणु को मेच्योर करना या परिपक्व करना। ये अंडकोश के अंदर में पाया जाता है, ठीक है। एपिडिडिमिस जो होता है वो अंडकोश के अंदर में पाया जाता है, ठीक है। तो एपिडिडिमिस में इतना ही जानना है, ठीक है। एपिडिडिमिस को 3 भाग में बांटा जाता है। पहला होता है मुंड होता है ना, हेड कहलाते हैं जिसको, और दूसरा बॉडी कहलाता है, और तीसरा कहते हैं पूंछ कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है
देखिए, अगला हमको जानना है रेतोवाहिनी। तो रेतोवाहिनी क्या होता है, जो एपिडिडिमिस है उसके आगे के भाग को, जो आगे पाइपनुमा संरचना होता है उसको रेतोवाहिनी कहते हैं। ये रेतोवाहिनी आगे चल करके मूत्र मार्ग में खुलता है। दिमाग में बात को रखना है, रेतोवाहिनी जो होता है वो एपिडिडिमिस से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, और वो आगे चल करके किस में खुलता है, मूत्र मार्ग में खुलता है। तो इस प्रकार से ये रेतोवाहिनी हो गया, और उसके बाद होता है रेतोधान आता है, ठीक है। देखो, रेतोवाहिनी से जुड़ा हुआ भाग कहलाता है रेतोधान कहलाता है, ठीक है। बोला जाए तो एक बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है। जो रेतोधान होता है वो बहुत बड़ी ग्रंथि होती है। और जानने वाली बात ये भी है कि जो रेतोधान होता है, ठीक है, ये भी आगे चल कर के मूत्र मार्ग में ही खुलता है। जो रेतोधान होता है वो मूत्र मार्ग में खुलता है, और ये कई प्रकार के लिक्विड को जो है क्या बोलते हैं, सीमेन में मिलाता है या वीर्य में, ये क्या करता है, मिलाता है। कौन, रेतोधान जो होता है, ये ग्रंथि जो होता है, ठीक है ना। संगठन, बहुत सारे संगठन को मिलाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, जिससे ये लिक्विड मिलाता है, जिससे क्या होता है कि जो शुक्राणु होता है, स्पर्म जो होता है, ठीक है, स्पर्म जो होता है उसको फिसलने में या आगे बढ़ने में हेल्प होता है, ठीक है। उसको, स्पर्म को क्या होता है, आगे बढ़ने में हेल्प मिलता है। तो ये है रेतोधान का काम होता है, ठीक है, रेतोधान का काम होता है। उसके बाद आता है पुरस्थ ग्रंथि, इसको प्रोस्थेट ग्लैंड कहते हैं। प्रोस्थेट ग्लैंड क्या होता है, सिकुड़ता है ब्लेडर में, जैसे यूरिन भर जाएगा, ठीक है, अपने भाषा में समझते हैं इसको। ये जो मूत्र मार्ग से थोड़ा आगे कई खंडों में ये जो है रूप में होता है, ठीक है। और ये थोड़ा सा रेतोवाहिनी की तुलना में कम डेवलप होते हैं, ठीक है, हाँ, है ना, याद रखना, ये रेतोवाहिनी की तुलना में कम विकसित होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, एक रस का स्त्राव करता है ना, जिसको बोला जाए तो दूधिया रस होता है, ठीक है। और इसमें एक विशेष प्रकार का गंध होता है, ठीक है, विशेष प्रकार का क्या होता है, गंध होता है, जिसमें प्रोस्थेट ग्लैंड में होता है, ठीक है। उसके बाद आता है काउपर ग्लैंड आता है। तो मूत्र मार्ग के दोनों ओर जुड़ी रहती है, और संख्या में 2 होती है काउपर ग्लैंड, ये, ठीक है। उसके बाद मूत्र मार्ग आता है, उसके बाद सीसन आता है, जिससे गाय को गर्भित किया जाता है। तो ये रहा नरजनन तंत्र के बारे में जानकारी, ठीक है, आप लोगों को समझ आया होगा। अब देखते हैं एक बार और, इसको रिवीजन करा देता हूँ। वृषण, नर पशुओं में 2 वृषण पाए जाते हैं, याद रखना है। सबसे पहले बात, वृषण के अंदर में एपिडिडिमिस पाया जाता है। एपिडिडिमिस जो होता है वो शुक्राणुओं को परिपक्व करता है। परिपक्व करने के बाद से इसका लंबाई जो होता है 130 फीट का होता है। वृषण को ढकने वाले भाग को वृषण कोश कहते हैं। ये वृषण कोश कहलाता है। इसका तापक्रम शरीर तापक्रम से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ये ताप नियंत्रण का कार्य करता है और रक्षा करने का कार्य करता है। इसके साथ साथ में वृषण जो होता है ना, वृषण कोश जो होता है ये टेम्परेचर मेंटेन करता है, ठीक है। और वृषण जो होता है, वृषण के अलावा सहायक अंग भी होते हैं, जिसमें से एपिडिडिमिस के बारे में भी हमने बताया। उसके बाद से रेतोवाहिनी होता है, ये भी पाइपनुमा संरचना होता है जो यहाँ से जुड़ा हुआ रहता है और आगे चलकर ये मूत्र मार्ग में जा कर के खुलता है, बोला था। उसके बाद रेतोधान होता है, ठीक है। रेतोधान जो होता है इसमें एक विशेष प्रकार का केमिकल का स्त्राव होता है जो सीमेन को फिसलने में क्या करता है, ये आगे बढ़ने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद प्रोस्थेट ग्लैंड आता है, ठीक है। प्रोस्थेट ग्लैंड जो होता है वो रेतोधान से थोड़ा सा कम डेवलपमेंट होता है। ये मूत्र मार्ग में जा कर के खुलता है। इसको पुरस्थ ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है काउपर ग्लैंड आता है, मूत्र मार्ग के दोनों ओर से जुड़ी रहती है ये ग्रंथि। उसके बाद मूत्र मार्ग आता है। उसके बाद पेनिस या सीसन आता है जिससे गाय को गर्भित करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये अपना पशु का ये पूरा प्रजनन तंत्र कहलाता है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग बार बार देखिए, ठीक है, जहाँ पास नहीं समझ आता है। और उसके बाद से नेक्स्ट क्लास में मादा जनन तंत्र को बताते हैं। थैंक यू।